जब इशिका मन्नत को लेकर वापस औट के पास आई, तभी उन दोनों की नज़र सामने बैठी प्रेमलता जी पर गई, जो अभी भी थोड़ा बहुत सुबक रही थी। उनकी हालत अब थोड़ी खराब होने लगी। अक्षित जी, जो पहले से ही आर्य को लेकर इतने टेंशन में थे, उन्होंने जब प्रेमलता जी की हालत देखा तो उनके चेहरे पर भी परेशानी दिखने लगी। मन्नत ने जब यह देखा तो उसकी नज़र फिर एक बार अनायास ही इशिका की ओर चली गई, मानो पूछ रही हो कि क्या उसे प्रेमलता जी के पास सच में जाना चाहिए। इशिका ने भी मन्नत को अपनी ओर देखता पाकर पलकें झपका दिया, मानो इशिका ने भी उसे जाने के लिए हामी भर दी। मन्नत धीरे से प्रेमलता जी के पास जाकर घुटनों के बल उनके एकदम सामने बैठ गई और उनके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया। प्रेमलता जी इस वक्त अक्षित जी के सीने में सिर रखकर सुबक रही थी। जैसे ही उनको अपने हाथ के ऊपर किसी का हाथ महसूस हुआ तो उन्होंने अक्षित जी के सीने से अपना चेहरा निकालकर सामने देखा। उनको सामने वो चेहरा दिखा जिसको कभी उन्होंने अपने बेटे के लिए पसंद किया था। न जाने क्यों, पर मन्नत को देखते ही उनके दिल में दबे हजारों जज्बात जैसे आज बाहर निकलने के लिए खुद अपने ही दिल से बगावत करने पर उतर आए। वो मन्नत को बस एकटक देखने लगी। प्रेमलता जी के ऐसे देखने पर मन्नत कुछ पल के लिए थोड़ी सी असहज हो गई। तब उसने इशिका की कही हुई बातों को याद किया और फिर उसने अपने असहजता पर काबू करने की कोशिश करते हुए और खुद को संभालते हुए बिल्कुल धीरे से कहा, आंटी, आप रोइए मत प्लीज। देखिए तो, आपको ऐसे रोते हुए देखकर अंकल की क्या हालत हो गई है। अंकल तो पहले से ही सर के लिए इतने परेशान है, ऊपर से आपको लेकर भी अब उनको टेंशन हो रही है। अगर ऐसे में उनकी भी तबीयत खराब हो जाए तो? आप ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी, है ना? मन्नत की बातें जैसे उनको हकीकत की दुनिया में वापस ले आई। उन्होंने चौंक कर मन्नत को देखा तो उसने आगे कहा, आई एम सॉरी आंटी, मैं जानती हूँ आपको मेरी बातों का बुरा लगा है, पर आप खुद ही सोचिए ना, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? मन्नत के सवाल पर प्रेमलता जी ने बस ना में अपना गर्दन हिला दिया। मन्नत ने फिर कहा, इसलिए तो कह रही हूँ आंटी, आप अपना ख्याल रखिए। अच्छा आंटी, जरा सोचिए, सर जब ठीक हो जाएंगे और उनको पता चलेगा कि उनकी चिंता करते हुए की तबीयत खराब हो गई है, तब क्या उन्हें यह अच्छा लगेगा? नहीं ना? और वैसे भी, उन्हें जो भी लगे, पर आपको तो हर हाल में ठीक रहना ही होगा। क्योंकि जब सर ठीक होकर घर लौटेंगे, तब आपको ही तो उनका ख्याल रखना है। आपको पता है आंटी, मुझे हल्का सा भी बुखार हो जाए ना, तो मम्मी पापा टेंशन के मारे पूरा घर सिर पर उठा लेते हैं। उनको मेरी कितनी चिंता होती है, यह बात मैं अच्छे से समझती हूँ। मम्मी पापा को इतनी परेशानी में देखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम बीमार पड़ूं और मम्मी पापा को भी कम टेंशन हो। लेकिन पता नहीं सर इतने लापरवाह कैसे हैं? क्या उनको आप लोगों की कोई चिंता नहीं है? वो तो मुझसे कितने बड़े भी हैं, फिर भी इतना नहीं समझते हैं कि अगर उनको कुछ हो जाए तो आप लोगों को कितनी तकलीफ होगी। सर एक बार ठीक होकर घर लौट जाए तो आप ना उनको अच्छी तरह से डांट देना, जैसे मम्मी मुझे डांट लगाती थी जब भी मेरी वजह से उनको कोई टेंशन होती थी तब। ना नहीं, डांट नहीं, उन्होंने जो गलती की है वह कोई छोटी मोटी गलती तो है नहीं। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और इसीलिए उनको सजा भी बड़ी ही मिलनी चाहिए। तो आप ना एक काम करना, आप ना उनकी अच्छे से पिटाई करना, जिससे वो आगे से खुद के साथ कोई लापरवाही ना कर सकें। आपको पता है आंटी, ये जो निक्कू है ना, ये भी बचपन में बहुत शैतानी करता था। तब आंटी उसे खूब पिटती थी। आप भी बिल्कुल वैसा ही करना, तब जाकर सर को समझ आएगा कि उन्होंने क्या किया है। वो अपनी बेख्याली में बस बोले ही जा रही थी। मन्नत को ध्यान ही नहीं रहा कि वो क्या कह रही है। इधर मन्नत की बातें सुनकर प्रेमलता जी अब और खुद को रोक ही नहीं पाई और उन्होंने खुल के मुस्कुरा दिया। उनके ऐसा करते ही मन्नत जैसे किसी और ही दुनिया से वापस लौट आई। उसने पहले तो प्रेमलता जी को देखा, जो मन्नत की बातों पर दिल खोलकर मुस्कुरा रही थी। फिर उसने अक्षित जी को देखा तो उनके होठों पर भी मन्नत की बातें सुनकर प्यारी सी मुस्कान उभर आई थी।
उसकी बातों पर दोनों को मुस्कुराते हुए देख अब जाकर मन्नत को यह एहसास हुआ कि प्रेमलता जी को समझाते हुए वो न जाने क्या क्या कह गई। मन्नत की यह सारी बातें सुनकर अनिकेत की आंखें बड़ी हो गई। पर जैसे ही वो मन्नत को रोकने के लिए उसकी ओर जाने लगा, तभी उसे अपने हाथ पर एक खिंचाव सा महसूस हुआ। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि इशिका ने उसका हाथ पकड़ रखा था। तब उसने इशिका की कानों में धीरे से कहा, अरे यार, तू मुझे क्यों रोक रही है? जबकि रोकना तो उसको चाहिए। देख नहीं रही क्या क्या बोले जा रही है? सच। इशिका ने एक प्यारी मुस्कान के साथ जवाब दिया। अनिकेत कंफ्यूज्ड, हाँ। इशिका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने हाँ में अपना गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, सच कह रही है वो। यही तो है असली मन्नत। कोई छल कपट नहीं, कोई लाड़ल पेट नहीं। जो भी है, सामने है। जो कहती है, एकदम दिल से कहती है और सच कहती है। उन सब से थोड़ी दूरी पर खड़ा नवीन और प्रकाश की भी हैरानी का कोई ठिकाना ना रहा जब उन दोनों ने मन्नत को प्रेमलता जी से ऐसी बातें करते हुए सुना। प्रकाश का तो हैरानी के मारे आंखें बड़ी होकर बाहर ही निकलने को हुई और उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसने नवीन का बाजू पकड़ के हिलाते हुए कहा, अरे यार, जरा मुझे अच्छे से एक चिनुटी तो काट। नवीन जो पहले से ही मन्नत से थोड़ा गुस्सा था, प्रकाश की बातें सुनकर वो अब बुरी तरह से चिढ़ गया। उसने थोड़ा जोर से ही प्रकाश को पिंच कर दिया जिस वजह से प्रकाश के मुंह से थोड़ा तेज चीख निकल गई। प्रकाश, आईईई। अबे पागल हो गया है क्या? इतनी जोर से काटने को थोड़ा ही कहा था। नवीन, अपना दांत पीसते हुए, क्यों, तूने नहीं कहा था कि अच्छे से तुझे चिनुटी काटूं? तो मैंने भी तुझे अच्छे से चिनुटी काटा, ताकि तू ख्वाबों की दुनिया से हकीकत की दुनिया में सही सलामत लैंडिंग कर सके। नवीन के ऐसा बोलने से प्रकाश का मुंह बन गया। वो समझ गया कि नवीन बुरी तरह से झल्लाया हुआ है। इसलिए उसने नवीन को आगे कुछ ना कहना ही बेहतर समझा और फिर एक बार अपना पूरा ध्यान मन्नत और प्रेमलता जी की बातों पर लगा दिया। उधर करण की नजरें भी इस वक्त मन्नत पर ही था। मन्नत की बातों ने उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान बिखेर दी। मन्नत को ऐसे देखकर उसने मन ही मन कहा, सच में कितनी मासूम है तू गुड़िया। मैंने तुझे एकदम सही नाम दिया है, मेरी गुड़िया। तू तो इतनी मासूम है कि तुझे खुद को यह एहसास ही नहीं है कि तू अनजाने में ही आर्य की पत्नी बन गई। तू तो आंटी से ऐसे आर्य की शिकायत कर रही है जैसे एक पत्नी अपने पति की शिकायत अपनी सास से करती है। हम चाहे खुद को कितना है मॉडर्न, पढ़ा लिखा क्यों ना कह ले, लेकिन पुरखों से चली आ रही सोच, उनकी दी गई सिक आज भी कहीं न कहीं हमारी सोच पर हावी है, हमारे जज्बात से आज भी जुड़ा हुआ है। आज भी अगर एक लड़का एक लड़की की सिर्फ मांग में सिंदूर भी भर देता है, तो अनजाने में ही सही, वह लड़का उस लड़की के दिल में पति की जगह ले लेता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तू जो अभी कुछ देर पहले तक भी इस रिश्ते को नकार रही थी, आर्य को अपना पति मानने तक से इनकार कर रही थी, वही तू अनजाने में ही सही पर एक पत्नी की तरह आंटी से शिकायत कर रही है। मैं नहीं जानता तेरे और आर्य के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, पर मैं बस इतना चाहता हूं कि आगे चाहे जो भी हो, तू हमेशा खुश रहे। पता नहीं आर्य ने जो किया, वह क्यों किया। अनजाने में ही उसने अपनी जिंदगी का सबसे सही फैसला लिया है। अगर वक्त रहते ही वो तुझे और इस रिश्ते को संभाल ले, तो उसके लिए इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकता। उसको ऊपर वाले का दिया हुआ सबसे कीमती और खूबसूरत तोहफा है तू। अगर उसने तुझे खो दिया, तो जिंदगी भर पछताने के सिवा उसके पास और कुछ नहीं बचेगा। करण मन ही मन अपने दोस्त की नादानी पर अफसोस करने लगा। मन्नत की बातों से प्रेमलता जी ने अब काफी हद तक खुद को संभाल लिया। वो अब मन्नत के चेहरे को निहारने लगी। तभी उनकी नज़र भी मन्नत के मांग में लगी सिंदूर पर चली गई। पल भर में उनका चेहरा मुरझा गया। उन्होंने मन ही मन अफसोस जताते हुए कहा, पता नहीं आर्य को उसकी किस गलती की सजा ऊपर वाले ने दी है, जो उसे तुम ना मिली। प्यार का एहसास उसे भी हुआ तो जरूर, पर जब तक उसे अपने इस एहसास के बारे में पता चला, तब तक तुम किसी और की हो गई।
इससे तो अच्छा यही होता कि वो अपने इस एहसास से अनजान ही रहता। कम से कम उसे आज इतनी तकलीफ तो नहीं होती। इतना सोचते ही एक बार फिर उनकी आंखों में आंसू आने लगे। जब मन्नत ने यह देखा तो उसने थोड़ा चिंता जताते हुए कहा, क्या हुआ आंटी? आप फिर से क्यों रो रही हैं? इतना सुनते ही प्रेमलता जी ने ना में अपना गर्दन हिला दिया और प्यार से मन्नत के सिर पर अपना हाथ फेरा। उन्होंने अब मन्नत से नजरें हटाकर देव की ओर देखा और इशारे से उसे अपने पास बुलाया। जब मन्नत ने यह देखा तो वो उठकर प्रेमलता जी के साइड में बैठ गई। देव ने जब प्रेमलता जी को उसे बुलाते हुए देखा तो उसने पहले इशिका की ओर देखा। जब इशिका ने धीरे से अपनी पलकें झपकाकर देव को जाने का इशारा किया तो वो थोड़ा सा हिचकिचाते हुए ही प्रेमलता जी के पास गया। जैसे ही देव प्रेमलता जी के पास गया तो उन्होंने देव का हाथ पकड़ लिया और हल्की सी मुस्कान के साथ बड़े प्यार से कहा, बेटा, आप बहुत किस्मत वाले हो जो आपको मन्नत पत्नी के रूप में मिली है। इतना सुनते ही मन्नत और देव दोनों ने ही चौंकते हुए एक दूसरे को देखा। प्रेमलता जी ने उन दोनों पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने आगे कहा, मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप हमेशा मन्नत का ऐसे ख्याल रखना जैसे कोई अपने सबसे कीमती खजाने का ख्याल रखता हो। इतना कहकर जैसे ही उनकी नज़र दोनों पर गई तो दोनों का ही चौंका हुआ चेहरा देखकर वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई और इसी कंफ्यूजन में उन्होंने पूछा, क्या हुआ? आप दोनों ही ऐसे चौंक क्यों गए? उनके इस सवाल पर मन्नत ने अपनी नजरें नीची कर थोड़ा सा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, वो आंटी, दरअसल ये शादी हम दोनों की नहीं बल्कि देव और इशिका की हुई है। प्रेमलता जी ने जब देव को मन्नत का पति समझकर उसे मन्नत का बहुत अच्छे से ख्याल रखने को कहा तब मन्नत ने प्रेमलता जी को बताया कि उसकी और देव की नहीं बल्कि इशिका और देव की शादी हुई है। मन्नत की बात सुनकर प्रेमलता जी बुरी तरह से चौंक गई। यह सुनते ही कि मन्नत की शादी नहीं हुई, उनको ऐसा लगा मानो डूबते हुए को जैसे तिनके का सहारा मिल गया हो। प्रेमलता जी वैसे ही चौंकते हुए मन्नत को देखने लगी और खुद से मन ही मन कहा, नहीं नहीं, मैंने जरूर कुछ गलत सुन लिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। आज तो इसी की शादी थी ना? और इसकी मांग में सिंदूर भी तो है। मतलब इसकी शादी हो गई है। मेरे ही कान बज रहे हैं शायद। लेकिन प्रेमलता जी को अपने कानों पर ही विश्वास नहीं हो रहा था। वहीं उनके साथ बैठे अक्षित जी शुरू से ही प्रेमलता जी को नोटिस कर रहे थे। वो उनकी हर हरकत को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। उनको प्रेमलता जी का व्यवहार कुछ अटपटा सा लगा। लेकिन उन्होंने प्रेमलता जी का ध्यान आर्य से कुछ पल के लिए हटता हुआ देखकर उन्हें फिलहाल कुछ नहीं कहा। इधर प्रेमलता जी ने जो सुना वह सच है या नहीं इस बात की पुष्टि करने के लिए फिर एक बार मन्नत से पूछा, लेकिन बेटा, बुरा मत मानना पर आपकी इन्हीं से तो शादी होने वाली थी ना? इनसे ही तो तय हुई थी आपकी शादी, है ना? मेरा मतलब है कि उस दिन मंदिर में भी तो ये ही थे ना? अक्षित जी को अब प्रेमलता जी का बार बार मन्नत से उसकी शादी के बारे में पूछना कुछ ज्यादा ही लगने लगा। इसीलिए उन्होंने धीरे मगर थोड़ी सख्ती से प्रेमलता जी को रोकते हुए कहा, आप क्यों एक ही बात को बार बार दोहरा रही हैं प्रेमलता? यह उनका निजी मामला है और ये चाहे जिससे भी शादी करें, आप क्यों इस बात से इतनी परेशान हो रही हैं? क्या हो गया है आपको प्रेमलता? प्रेमलता जी, आप नहीं समझ रहे हैं। मैं तो। अक्षित जी ने उनकी बात बीच को में ही काटते हुए कहा, मैं क्या नहीं समझ रहा प्रेमलता? इस पर प्रेमलता जी ने उनको समझाने के लिए कहा, आप सुनिए तो। मैं तो बस। प्रेमलता जी को एक ही बात बार बार दोहराते हुए देखकर अब तो अक्षित जी भी थोड़ा नाराज होने लगे। उन्होंने अब थोड़ा सा नाराजगी जताते हुए प्रेमलता जी से कहा, बस कीजिए प्रेमलता। अब आप आगे और कुछ नहीं कहेंगी और अब आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। तबीयत तो आपकी भी ठीक नहीं है। खुद को जरा एक बार आईने में देखिए जाकर। क्या हाल बना रखा है आपने अपना? तब से बस एक ही बात को लेकर बैठ गए हैं आप। आपको पता है, आपका बेटा भी बिल्कुल आपकी ही तरह जिद्दी है। जो बात एक बार मन में आ जाए, उसे करके ही छोड़ता है। हाँ,
अक्षित जी की बात सुनकर अब प्रेमलता जी के चेहरे पर एकदम से उदासी छा गई। वो भला कैसे और क्या ही बताए कि क्यों वो मन्नत के शादी के बारे में जानने के लिए इस हद तक बेचैन हो रही है। मन्नत जो उन लोगों के पास ही बैठी थी, उससे प्रेमलता जी का ऐसा उदास चेहरा देखा नहीं गया। उसने एक बार देव की ओर और फिर इशिका की ओर देखा। फिर उसने एक गहरी सांस छोड़ते हुए अक्षित जी से कहा, कोई बात नहीं अंकल, आंटी का यूं सवाल पूछना मुझे बुरा नहीं लगा। फिर उसने प्रेमलता जी की ओर देखकर कहा, आपने बिल्कुल सही कहा आंटी। शादी तो मेरी और देव की ही तय हुई थी, लेकिन देव और ईशु एक दूसरे से प्यार करते थे। हालांकि यह बात ना तो मुझे और ना ही किसी और को पता थी। त्रिशा आंटी ने जब देव के लिए मेरा हाथ मांगा, तब ईशु ने मेरी खुशी के लिए अपने प्यार को भुला देने का फैसला किया। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाला कभी भी सच्चे प्यार करने वालों को एक दूसरे से जुदा नहीं करता है। तभी तो किस्मत से कह लीजिए या फिर ऊपर वाले की मर्जी, शादी से कुछ दिन पहले ही मुझे इन दोनों के बारे में पता चला और मेरे ही कहने पर सब इन दोनों की शादी के लिए मान गए। मन्नत की बातें प्रेमलता जी को पूरी तरह से हैरान कर गई। उसकी कही गई इतनी सारी बातों में से एक बात उनके दिल में घर कर गई और वो उस बात को ही अपने मन में दोहराने लगी, ऊपर वाला कभी भी सच्चे प्यार करने वालों को एक दूसरे से जुदा नहीं करता है। उन्होंने अब मन्नत को देखा और एक बार फिर मन ही मन कहा, हाँ हाँ सच ही तो है ये। सच है, सच कहा तुमने बेटा। सच में ऊपर वाला सच्चे प्यार करने वालों से उनका प्यार नहीं छीनता है। तभी तो उसने मेरे बेटे से भी उसका प्यार, उसका सच्चा प्यार नहीं छीना। उसका प्यार मेरे आंखों के सामने सही सलामत है। यह किसी चमत्कार से कम कहाँ है, वरना मैंने तो सारी उम्मीद ही खो दिया था। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ना सिर्फ मेरे बच्चे की खुशियाँ, बल्कि उसे उसका प्यार, उसकी जिंदगी भी लौटा दिया। धन्यवाद माता रानी, धन्यवाद। अब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बेटा भी जल्द ही ठीक हो जाएगा। आप उसे कुछ नहीं होने देंगे। जब उसका प्यार लौट आया है, तो अब वो भी लौट आएगा। मन ही मन यह सोचते हुए उन्होंने प्यार से मन्नत के सिर पर हाथ फेरा। इस वक्त तक उनकी आंखों और चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। उनको देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये वही प्रेमलता जी हैं, जो कुछ समय पहले तक अपने बेटे की सलामती के लिए बिलक बिलक कर रो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये तो कोई और ही हैं। प्रेमलता जी का ऐसा बर्ताव देखकर वहां मौजूद सभी को थोड़ा सा अजीब तो लगा, पर उनकी हालत को देखते हुए सभी ने इस बात को नजरअंदाज किया। देखते ही देखते और 1 घंटा बीत गया। सभी के चेहरे पर अब परेशानी के भाव दिखने लगे। लेकिन प्रेमलता जी अब एकदम शांत बैठी थी। और कुछ वक्त बीतते ही ऑट के दरवाजे के ऊपर जल रहा लाल रंग की लाइट ऑफ हो गई और ऑट का दरवाजा खुल गया। इसी के साथ कई सारे डॉक्टर एक साथ ऑट के बाहर निकल आए। उन डॉक्टर्स के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव थे। देखकर यह कह पाना मुश्किल था कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ भी या नहीं। अक्षित जी से अब और रहा नहीं गया। वो डॉक्टर के पास जाकर कुछ बेचैनी से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर, आप सब कुछ परेशान दिख रहे हैं। मेरा बेटा ठीक तो है ना? उसका ऑपरेशन सही से तो हुआ ना? कोई खतरा तो नहीं है ना उसे? अक्षित की बात सुनकर डॉक्टर्स ने पहले तो एक दूसरे देखा और फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए जो चीफ डॉक्टर थे, उन्होंने थोड़ा सीरियस होकर कहा, जी देखिए, हम लोगों से जितना भी हो सका, हम लोगों ने उतना किया। अब बाकी का पेशेंट पर डिपेंड करता है। इतना सुनते ही अक्षित जी थोड़े परेशान हो गए और उन्होंने डॉक्टर को उनकी बात खत्म होने से पहले ही दोबारा पूछा, डॉक्टर आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मतलब है इस बात का? बाकी सब आरे पर डिपेंड करता है से क्या मतलब है आपका? प्लीज डॉक्टर साफ साफ कहिए जो भी बात है। बातों को यूं घुमाइए मत। अक्षित जी की बातें सुनकर उस डॉक्टर ने दोबारा से कहा, देखिए सर, कोई भी ऑपरेशन तभी 100% सक्सेसफुल होता है जब पेशेंट खुद डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करें। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, पर कुछ तो ऐसा है जो उन्हें परेशान कर रहा है,
जिस वजह से वो पूरी तरह से हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लगा जैसे वे खुद ही ठीक नहीं होना चाहते हैं। उनके अंदर जैसे जीने की कोई इच्छा ही नहीं है। अक्षित जी, जो कि अब तक बहुत ही धैर्य और संयम से पेश आ रहे थे, उन्होंने अब अपना आपा खो दिया और डॉक्टर का कॉलर पकड़ते हुए थोड़ा गुस्से के साथ कहा, What do you mean by this nonsense? क्या मतलब क्या है कि वो जीना नहीं चाहता? वो भला क्यों जीना नहीं चाहेगा? अच्छा खासा बेटा है मेरा वो। करण, जो अक्षित जी के साथ ही खड़ा ध्यान से डॉक्टर की बातें सुन रहा था, उसने जब अक्षित जी को हाइपर होकर डॉक्टर का कॉलर पकड़ते हुए देखा तो उसने तुरंत ही उनसे डॉक्टर का कॉलर छुड़वाते हुए कहा, अंकल प्लीज, आप पहले शांत हो जाइए, प्लीज, और इनको छोड़ दीजिए। प्लीज अंकल, प्लीज मेरे लिए, प्लीज। पहले आप शांत हो जाइए और फिर हम लोग पहले एक बार सुन तो ले कि डॉक्टर कहना क्या चाहता है। प्लीज अंकल, बस एक बार मेरे लिए सुन लेते हैं प्लीज। करण ने अक्षित जी को शांत करवाते हुए कहा। उसकी बात पर अक्षित जी ने भी उस डॉक्टर को छोड़ दिया और बड़ी मुश्किल से खुद को शांत करने की कोशिश करने लगे। उनको थोड़ा सा संभलते हुए देखकर अब करण ने फिर एक बार डॉक्टर को देखा और कहा, डॉक्टर, जो भी बात है साफ साफ कहो, इतना घुमा फिरा कर कहने की जरूरत नहीं है। करण की बात सुनकर उस डॉक्टर ने अपने साथी डॉक्टर्स को एक बार फिर से देखा और एक गहरी सांस छोड़ते हुए आगे कहा, देखिए सर, आप भी एक डॉक्टर है, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को अच्छे से समझेंगे। सर, अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो पेशेंट ट्रीटमेंट के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट नहीं कर रहा है, इसीलिए उनके ठीक होने में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। अगर अगले 24 घंटे में उन्हें होश नहीं आया तो डॉक्टर बोलने में थोड़ा सा झिझक रहा था और अब तो करण का सब्र भी जवाब देने लगा। तो उसने थोड़ा सख्ती से मगर तमीज में रहकर कहा, तो क्या डॉक्टर? लुक डॉक्टर, डोंट यू डेयर ट्राई माई पेशेंस एंड जस्ट स्पीक इट अप। डॉक्टर, धीमी आवाज में, तो चांसेस है कि वो कोमा में चले जाएं। इतना सुनते ही अक्षित जी के कदम लड़खड़ा गए। वह तो अच्छा था कि करण साथ में ही खड़ा था, तो उसने संभाल उन्हें लिया। कुछ पल के लिए वहां पर खामोशी छा गई। सभी के मन में कुछ ना कुछ चलने लगा। उसी वक्त उस शांत से माहौल में किसी की आवाज गूंजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या मैं उसे देख सकती हूं? आर्य के कोमा में जाने की चांसेज है। सुनते ही ऑट के बाहर मौजूद सभी को जैसे एक झटका सा लगा। हर किसी के मन में अलग अलग सी भावनाएं उमड़ रही थी। अक्षित जी की तो जैसे पूरी हिम्मत ही जवाब दे गई। उनके कदम लड़खड़ा गए ही थे कि उनके साथ खड़ा करण ने उनको संभाल लिया। तभी सभी के कानों में किसी की शांत आवाज गूंजी, क्या मैं उसे देख सकती हूं? यह और किसी की नहीं बल्कि प्रेमलता जी की आवाज थी, जो अब तक ऑपरेशन खत्म होने का ही इंतजार कर रही थी। प्रेमलता जी ने जैसे ही यह कहा, सबकी नजरें उन पर ही जाकर रुक गई। इतनी बड़ी बात जानने के बाद भी उनको इतना शांत देखकर सभी को काफी हैरानी हुई। इससे पहले कोई कुछ कह पाता, डॉक्टर ने प्रेमलता जी के सवाल का जवाब देते हुए कहा, जी मैम जरूर, बस एक बार उनको केबिन में शिफ्ट कर दें, फिर आप चाहे तो उनसे मिल सकती हैं। पर एक बात का खास ख्याल रखिएगा, उनके सामने ऐसा कुछ भी मत कहिए जिनसे उनके सबकॉन्शियस माइंड पर असर पड़े और उनके कोमा में जाने का खतरा बढ़ जाए। प्रेमलता जी अब तक ध्यान से डॉक्टर की बातें सुन रही थी। उनकी चेहरे पर कुछ तो अजीब सा था। उनके मन में जैसे एक विश्वास था कि आर्य को कुछ नहीं होगा। जैसे ही डॉक्टर ने अपनी बात खत्म की तो उन्होंने पूछा, आपके कहने का क्या मतलब है डॉक्टर साहब? क्या आर्य हमारी बातें सुन सकता है? क्या हमारी कही हुई बात वो समझेगा? सब उन्हें ही देख रहे थे। अक्षित जी को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनकी प्रेमलता को अचानक यह क्या हो गया है। उन्हें तो यही लगने लगा कि प्रेमलता जी को जरूर सदमा लगा है और उनकी इसी सोच ने उन्हें और भी ज्यादा बेचैन कर दिया है। डॉक्टर ने प्रेमलता जी के सवालों के जवाब में कहा, देखिए मैम, वैसे तो मिस्टर आर्य अभी भी बेहोश है, पर कभी कभी बेहोशी में भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी तो पूरी तरह या फिर कभी कभी थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से होश में रहता है।
लेकिन ऐसा कब होता है यह बता पाना मुश्किल है। यह तो पेशेंट के होश में आने के बाद वो ही बता सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि उनके सामने कुछ भी बोलने से पहले सोच समझकर बोले। डॉक्टर की बात ध्यान से सुनने के बाद प्रेमलता जी ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू डॉक्टर। जैसे मेरे बेटे को कैबिन में शिफ्ट किया जाएगा तो आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। इस पर उस डॉक्टर ने भी हल्का सा मुस्कुराकर कहा, श्योर मैम। फिर वो उनके साथी डॉक्टर्स के साथ वहां से चले गए। प्रेमलता जी का ऐसा व्यवहार, बर्ताव देखकर अक्षित जी को तो अब उनकी चिंता होने लगी। उन्होंने प्रेमलता जी के पास जाकर उनको गले से लगा लिया और लगभग रोते हुए कहा, प्रेम, हमारा बेटा, हमारा आर्य। उन्होंने इतना कहा ही था कि प्रेमलता जी ने उनका पीठ सहलाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को, भरोसा रखिए, वो बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। यह सब कहते वक्त उनकी नजरें मन्नत पर ही टिकी हुई थी। प्रेमलता जी की बात सुनकर अक्षित जी उनसे अलग हो गए और हैरानी से उन्हें देखने लगे। तभी प्रेमलता जी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे मत देखिए, मैं सच कह रही हूं। मुझ पर ना सही, कम से कम उस ऊपर वाले पर तो भरोसा कीजिए। प्रेमलता जी ने अपनी उंगली ऊपर आसमान की ओर दिखाकर कहा। अक्षित जी ने अपनी आंखें बंद करके सिर झुका लिया, जैसे वो खुद को ही संभालने की कोशिश कर रहे हो। उन्होंने अब एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपना सिर ऊपर उठाया। वो प्रेमलता जी को समझाने के लिए जैसे ही कुछ कहने को हुए कि तभी करण ने उन्हें रोकते हुए कहा, जाने दीजिए अंकल, अभी आप आंटी से कुछ मत कहिए। कहीं आपके कुछ समझाने से उनकी तबीयत और ज्यादा ना बिगड़ जाए। वैसे ही कुछ दिनों पहले उन्हें हार्ट अटैक आया था। करण की बात सुनकर अक्षित जी ने भी अब प्रेमलता जी से कुछ ना कहना ही बेहतर समझा। वो इस वक्त खुद को बहुत लाचार और हारा हुआ महसूस कर रहे थे। एक ओर उनका बेटा था, जिसकी जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा था, तो दूसरी ओर उनका प्यार, उनकी पत्नी प्रेमलता थी। इतना बड़ा अग्निहोत्री एम्पायर का मालिक होने के बावजूद उनके बस में कुछ नहीं था। अगर उनके बस में कुछ था तो बस ऊपर वाले से प्रार्थना करना कि वो उनके बेटे और पत्नी की रक्षा करें। कुछ ही देर में आर्य को एक बहुत ही लग्जरियस सा विप केबिन में शिफ्ट कर दिया गया और उसके परिवार को भी इस बारे में बता दिया गया। प्रेमलता जी को जैसे ही पता चला, वो तुरंत अपने बेटे को देखने के लिए उस विप केबिन में चली गई। उनके पीछे अक्षित जी भी उस केबिन की ओर चले गए। अब जब आर्य को केबिन में शिफ्ट कर दिया गया है, तो नवीन और प्रकाश को अक्षित जी ने ऑफिस भेज दिया, क्योंकि ऑफिस में भी तो किसी का होना जरूरी था। इस वक्त वहां पर सिर्फ करण ही मौजूद था। इशिका ने अब मन्नत को देखा और वो उसके पास चली गई। उसने मन्नत का हाथ पकड़ते हुए पूछा, क्या तू यहाँ रुकना चाहेगी या फिर हम लोग चल यहाँ से? इशिका के सवाल का जवाब देते हुए मन्नत ने कहा, नहीं, चलते हैं, अब हमें भी चलना चाहिए। उसके बाद मन्नत ने करण से बाय कहा और इशिका, अनिकेत और देव के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। विप केबिन में इस वक्त प्रेमलता जी आर्य को ही देख रही थी। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। हाथ और पैर में भी कहीं कहीं जगह पर पट्टी बंधी हुई। उसका शरीर के साथ कई सारे तार लगे हुए थे, जो किसी न किसी मशीन से अटैच था। इस वक्त आर्य बेहोश था। उसकी ऐसी हालत देखकर प्रेमलता जी, जिन्होंने बहुत मुश्किल से अब तक अपने आंसू रोक रखे थे, अब फूट फूट कर रोने लगी। अक्षित जी जो प्रेमलता जी के पीछे ही खड़े थे, उन्होंने जब प्रेमलता जी को ऐसे रोते हुए देखा, तो उन्होंने प्रेमलता जी को अपने बाहों में लेकर संभालने लगे। अक्षित जी की बाहों में जाते ही प्रेमलता जी अब और ज्यादा रोने लगी। कुछ देर तक यूं ही रोने के बाद उन्होंने खुद को संभाला और धीरे से अक्षित जी से कहा, मुझे कुछ पल अपने बेटे के साथ अकेले रहना है। प्रेमलता जी के इस बात पर अक्षित जी के माथे पर चिंता की लकीर उभर आई। उन्होंने थोड़ा परेशान होकर कहा, प्रेमलता पर आप। इससे पहले कि वो और कुछ कह पाते प्रेमलता जी ने उनकी बात को बीच में काटते हुए कहा, भरोसा रखिए, मैं अब ठीक हूँ। मैं बस कुछ पल अपने बेटे के साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज मना मत कीजिए, मुझे बस कुछ पल के लिए रहने दीजिए।
प्रेमलता जी के इस तरह से कहने पर अब अक्षत जी उनको मना नहीं कर पाए और वो उन्हें वही केबिन में छोड़कर बाहर चले गए। अक्षत जी के बाहर जाने के बाद प्रेमलता जी कुछ पल के लिए अपने बेटे को देखने लगी। फिर उसके बेड के साथ रखी स्टूल पर बैठ गई। उन्होंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और सहलाने लगी। कुछ बूंद आंसुओं के उसके हाथ पर आ गिरा। उन्होंने वैसे ही उसका हाथ सहलाते हुए कहा, क्यों किया तूने ऐसा? क्या तुझे एक बार के लिए भी अपनी माँ, अपने पापा की याद नहीं आई? तुम एक बार भी हम लोगों के बारे में नहीं सच माना? तू उससे प्यार करता है, पर क्या तेरे लिए हमारा प्यार कुछ नहीं? क्या तू नहीं जानता, हम दोनों की जान बसती है तुझ में। तेरे सिवा हम दोनों का और है ही कौन बच्चा? फिर क्यों किया तूने ऐसा? इतना कहकर वो फिर एक बार फफक कर रोने लगी। कुछ देर तक रोने के बाद उन्होंने खुद को संभाला और अब उन्होंने उसकी ओर देखते हुए कहा, तू मन्नत से प्यार करता है ना? बहुत प्यार करता है। तो फिर अब तुझे उसके लिए ही वापस आना पड़ेगा, क्योंकि अब तो भगवान ने तुझे तेरा प्यार लौटा दिया है आर्य। आर्य उसकी शादी टूट गई। तू सुन रहा है ना बेटा? तेरी मन्नत अभी भी तेरी ही है, उसकी शादी नहीं हुई। नहीं हुई उसकी शादी। मैं जानती हूँ यह कोई खुशी की बात तो नहीं है, और अगर किसी और के साथ ऐसा होता तो मैं खुश होती भी नहीं, पर इस वक्त मैं उसकी शादी टूटने से खुश हूँ। शायद मैं स्वार्थी हो रही हूँ। शायद नहीं, मैं सच में स्वार्थी हो रही हूँ। पर मैं भी क्या करूँ? बात अब मेरे बच्चे की जिंदगी की है, तो अगर मुझे स्वार्थी होना पड़े तो मैं वह भी हो जाऊंगी। आर्य बेटा, तू बस जल्दी से ठीक हो जा। मैं खुद तेरा रिश्ता लेकर उनके घर जाऊंगी। कुछ भी हो जाए, इस बार मैं किसी भी तरह से मन्नत को तुझसे दूर नहीं जाने दूंगी। उसे हर हाल तेरा होना ही पड़ेगा। पर बेटा, इसके लिए तुझे भी तो जल्द से जल्द होश में आना पड़ेगा। तुझे जल्दी से ठीक होना पड़ेगा, क्योंकि अगर तू होश में ही नहीं आया और किसी और का रिश्ता मन्नत के लिए आ गया तो मैं फिर उसे नहीं रोक सकती ना। मैं क्या कहूंगी उन लोगों से कि मेरा बेटा होश में आने के बाद आपकी बेटी से शादी करेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना? इसीलिए कह रही हूँ बच्चा, तू बस अब जल्दी से होश में आ जा, फिर हम रिश्ता लेकर जाएंगे उनके घर। तू सुन रहा है ना मेरी बात आर्य? तू सुनना। तू बस जल्दी से होश में आ जा। प्रेमलता जी अब और कुछ ना कह सकी। उनका गला रूंध गया। वो बस नम आंखों से एकटक अपने बेटे को ही देखने लगी। उनको ऐसा लग रहा था कि काश इसी वक्त आर्य को होश आ जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो वो थोड़ी सी मायूस हो गई। कुछ समय तक अपने बेटे को देखते रहने के बाद जब उनसे और रहा नहीं गया, तो उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा आर्य के हाथ को हल्के से चूमा और आहिस्ता से उसे बेड पर रखकर फिर एक बार नम आंखों से आर्य को देखा और केबिन से बाहर निकल गई। इस वक्त रात के शायद 1 या 1:30 बज रहे होंगे। आर्य के केबिन में इस वक्त एकदम शांति पसरी हुई थी। वो नर्स जिसे आर्य की देखभाल के लिए अपॉइंट किया गया था, वो इस वक्त उस केबिन में लगे एक सोफे पर बैठी हुई थी। वो अपने सिर को सोफे के पीछे से टेक लगाए हुए थी। उसकी गोद में कोई एक किताब थी और उसकी आंखें इस वक्त बंद थी। शायद उसे सोना नहीं था, इसीलिए खुद को जगाए रखने की कोशिश में बेचारी ने बुक पढ़ने का सोचा होगा। मगर नींद पर किसका जोर है? कमबख्त जहां आनी नहीं होती है वही आ जाती है। उधर आर्य भी अपने बेड पर बेसुध सा पड़ा था कि तभी अचानक ही उसके शरीर से लगी मशीनों में कुछ हलचल होने लगी। उसकी उंगलियां बहुत ही धीरे से बस एक बार को हिली। उसकी भौहें कुछ सिकुड़ सी गई। वो बहुत ही धीरे से अपना गर्दन नामे हिलाने लगा। एसी रूम में होने के बाद भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगी। अचानक ही उसकी सांसें तेज हो गई। उसकी हार्ट बीट को मॉनिटर कर रही मशीन में से अब पीपी की आवाज कुछ ज्यादा ही आने लगी। तभी आर्य ने एक हल्की सी चीख के साथ अपनी आंखें खोल दी। क्या आप मुझे ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे? गहरा अंधेरा कमरा,
जिसमें से एक लड़की की उदासी भरी आवाज सुनाई दी, क्या आप मुझे ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे? उस लड़की ने बिल्कुल यही बात कही, मगर उस कमरे में इतना अंधेरा था कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। तभी रोशनी की एक किरण उस कमरे के उस जगह पर पड़ी जहां से वह आवाज आई थी। उस कमरे में मौजूद एक लड़के ने देखा कि एक लड़की अपना सिर झुकाए रो रही है। उसके बालों ने उसके चेहरे को ढक रखा था। उस लड़की ने अब धीरे से अपना सिर ऊपर किया। जैसे ही उस लड़के ने उस लड़की का चेहरा देखा तो वो बुरी तरह से चौंक गया। वो लड़की अभी भी नम आंखों से उस लड़के को ही देख रही थी। उस लड़की की हालत बहुत बुरी हो गई थी। बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। आंखें भी काफी हद तक सूज गई थी, शायद ज्यादा रोने की वजह से। आंखों के नीचे काले धब्बे दिखने लगे। यह और कोई नहीं, मन्नत थी, और उसे देखकर चौंकने वाला लड़का भी कोई और नहीं बल्कि आर्य ही था। इस वक्त उन दोनों को छोड़कर पूरे कमरे में अंधेरा था। इस वक्त दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। आर्य ने जैसे ही मन्नत को इस हाल में देखा तो वो मन्नत के पास जाने के लिए बेचैन हो गया। तभी उसे मन्नत की आवाज सुनाई दी। मन्नत ने रोते हुए आर्य से कहा, आप मुझे ऐसे इस सिचुएशन में छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अगर आप ऐसे चले गए तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, मैं भी मर जाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं तो आपको वापस आना पड़ेगा। आपको लौटकर वापस आना ही पड़ेगा। सुना आपने? अगर आप नहीं लौटे तो मेरी लाश भी आपके साथ ही जाएगी। मैं भी खुद को खत्म कर दूंगी। मन्नत इतना कहकर पीछे जाने लगी। उसे पीछे जाता हुआ देखकर आर्य बेसब्र हो गया। वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने लगा कि तभी उसे महसूस हुआ कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा है। उसने जब गौर से खुद को देखा तो उसने अपने आप को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाया। यह देखकर उसने सामने देखा तो मन्नत उसे अंधेरे में गुम होती हुई देखते ही देखते मन्नत पूरी तरह से अंधेरे में गुम हो गई। यह देखकर वो बुरी तरह से बौखला गया और मन्नत का हाथ थामने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाकर जोर से उसका नाम पुकारा, मन्नत। इसी के साथ आर्य ने अपनी आंखें खोल दी। उसका हाथ हल्का सा हिला था और उसके मुंह से एकदम ही हल्की सी एक चीख निकल गई। वो अभी भी उस सपने में ही था। वो यहाँ वहाँ अपनी नजरों को दौड़ाकर शायद मन्नत को ही ढूंढ रहा था। वो नर्स जो उसके देखभाल के लिए ही अपॉइंट की गई थी, शायद अभी हल्की नींद में ही थी। तभी तो मशीनों की आवाज और आर्य की हल्की चीख से वो हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठकर आर्य के बेड के पास आ गई। आते ही उसने सबसे पहले आर्य के बेड पास एक बटन को प्रेस कर दिया। उसने अब आर्य को देखा तो पाया कि वो शायद कुछ ढूंढ रहा है। फिर आर्य को देखते हुए उसने धीरे से पूछा, सर, आपको कोई तकलीफ हो रही है क्या? आपको कुछ चाहिए? वो बस इतना बोल ही पाई थी कि तभी वहां पर 2 डॉक्टर आ गए। उनके पीछे करण भी आर्य के केबिन में आ गया। दरअसल उस नर्स ने आर्य के बेड के पास जो बटन प्रेस किया था उसी से डॉक्टर्स को मैसेज मिल गया था। आर्य अभी भी अपने चारों ही देख कर रहा था। शायद समझने की कोशिश कर रहा हो कि अभी कुछ देर पहले उसने जो देखा वह सच भी था या नहीं। वो कहाँ है और मन्नत अचानक से वो कहाँ चली गई? वो बेचैन होने लगा। जब डॉक्टर्स उसका चेकअप कर रहे थे तब उन्होंने भी उसकी यह बेचैनी नोटिस कर लिया था। उनमें से एक डॉक्टर ने आर्य से पूछा, सर, अभी आप कैसा महसूस कर रही है? क्या आपको कोई तकलीफ या परेशानी हो रही है? आर्य अपनी लड़खड़ाती जुबान से कुछ कहने कोशिश तो कर रहा था, लेकिन कमजोरी की वजह से उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। अचानक ही उसके सिर में भी दर्द होने लगा। यह देखते ही डॉक्टर ने तुरंत ही उसे एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे आर्य के दिमाग में ज्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा और उसे आराम भी मिलेगा। इंजेक्शन लगाने के कुछ देर बाद ही आर्य फिर एक बार धीरे धीरे नींद की आगोश में चला गया। करण जो डॉक्टर्स के पीछे खड़ा यह सब देख रहा था, उसने डॉक्टर्स से पूछा, सब ठीक तो है ना? एनीथिंग सीरियस? इस पर उन दोनों डॉक्टर्स में से एक ने जवाब में कहा, नहीं सर, अभी तो वैसे कोई सीरियस बात नहीं है।
लेकिन इस वक्त उनको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, वरना अगर उनके दिमाग पर जरा सा भी जोर डाला गया तब उनके लिए रिस्क हो सकता है। इसलिए जितना हो सके इनके आसपास पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाए रखिए और इनको ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर की बात पर करण ने हाँ में अपना गर्दन हिला दिया और फिर वो दोनों डॉक्टर वहां से चले गए। करण ने भी कमरे में मौजूद उस नर्स को वहां से किसी और डिपार्टमेंट में भेज दिया और खुद उसके पास आकर बैठ गया। आर्य को देखते हुए उसने मन ही मन कहा, वैसे तो तूने जो मेरी गुड़िया के साथ किया है उसके बाद मुझे तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहिए, पर मैं भी क्या ही करूं, बचपन का दोस्त है तू मेरा। भले ही मेरा दिमाग तेरे खिलाफ हो गया हो, पर दिल आज भी तुझ पर यकीन करना चाहता है। अब तो बस तेरे होश में आने का इंतजार है। ऊपर वाले से अब एक ही दुआ है, तू ऐसा कुछ मत करना जिससे हमारी बरसों की दोस्ती टूट जाए। इतना कहकर उसने आर्य को कुछ पल देखा और फिर उसके पास से उठकर वहां लगे सोफे पर जाकर बैठ गया। सुबह होते ही प्रेमलता जी अक्षित जी के साथ हॉस्पिटल पहुंच गई। करण ने सुबह होते ही अक्षित जी को कॉल करके आर्य के होश में आने के बारे में बता दिया था। यह खबर मिलते ही अक्षित जी तुरंत ही प्रेमलता जी को लेकर हॉस्पिटल आ गए। प्रेमलता जी और अक्षित जी दोनों ही इस वक्त आर्य के केबिन में मौजूद थे। आर्य को इस हालत में देखकर एक बार फिर प्रेमलता जी के आंखों में आंसू आ गए। अक्षित जी की आंख भी अपने बेटे को देख नम हो गई, पर उन्होंने किसी तरह से खुद को संभाल लिया। प्रेमलता जी इस वक्त आर्य के सामने खड़ी थी। करण ने प्रेमलता जी और अक्षित जी दोनों को ही आर्य के बारे में वह सब कुछ बता दिया था जो डॉक्टर ने उससे कहा था। करण से सारी बातें जानकर प्रेमलता जी खुद को संभाल नहीं पाई और उनके कदम लड़खड़ा गए। वह तो अच्छा था कि अक्षित जी उनके पीछे ही खड़े थे और उन्होंने प्रेमलता जी को संभाल लिया। खुद को संभालने के बाद अब प्रेमलता जी आर्य के पास आकर धीरे से उसके माथे पर अपना हाथ रखा। आर्य जो दवाई की वजह से अभी भी आंख बंद करके लेटा हुआ था, जैसे ही उसे अपने सिर पर किसी का हाथ महसूस हुआ तो अपनी आंखें खोलकर देखा। उसे सामने अपनी माँ खड़ी दिखाई दी। वो सुनी नजरों से अपनी माँ को देखने लगा, मानो उसके साथ जो हुआ उस बारे में वो उनसे शिकायत कर रहा हो। प्रेमलता जी भी जैसे बिन बोले ही अपने बेटे की दिल की बात समझ गई। आखिर समझेंगी भी क्यों नहीं, वो एक मां जो ठहरी। उन्होंने प्यार से अपने बेटे का सिर सहलाते हुए मन ही मन कहा, बस मेरे बच्चे, अब और नहीं। अब तुझे तेरी खुशियां हर हाल में मिलकर रहेगी। मैं आज ही उन लोगों से तेरे लिए बात करूंगी। अब जब ईश्वर ने मुझे यह दूसरा मौका दिया है, तो मैं इस मौके को किसी भी कीमत में हाथ से जाने नहीं दूंगी। मैं इस मौके का फायदा जरूर उठाऊंगी और आज ही उठाऊंगी। मैं आज ही उन लोगों से बात करूंगी और किसी भी सूरत में उन लोगों को मनाकर रहूंगी। आर्य का सिर सहलाते हुए प्रेमलता जी ने मन ही मन खुद से यह वादा किया। आर्य का चेहरा इस वक्त भावशून्य था। उसके चेहरे को देखकर बता पाना मुश्किल था कि उसके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। प्रेमलता जी ने हल्के से आर्य के माथे को चूम लिया और उसके बाद वो उससे दूर हो गई। अक्षित जी भी अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अगर कोई परेशानी है तो हम उसे बात करके सुलझा लेंगे। उसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप बस अपना ख्याल रखिए। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, हमारी और आपकी माँ की सांसें आपसे ही जुड़ी हुई हैं, और अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो ना तो वो जिंदा रहेंगी और ना ही हम। इतना कहकर उन्होंने भी आर्य के माथे को चूम लिए और फिर दोनों ही उसे रेस्ट करने का कहकर केबिन से बाहर निकल गए। आर्य बिना किसी भाव के उन दोनों को बस जाते हुए देखता रहा। जैसे ही वे दोनों केबिन से बाहर निकल गए, आर्य ने अपनी नजरें सीलिंग की ओर कर ली और मन ही मन कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया जाना। भले ही कोई सबूत हो या ना हो, पर तुम्हें तो पता है ना कि तुम मेरी बीवी हो। उसके बाद भी तुमने किसी और से शादी की। अब इस गलती की सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। तैयार हो जाओ अपनी गलती की सजा पाने के लिए। मन्नत इस वक्त कॉलेज जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। वो आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल बना रही थी। तभी उसने ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉवर से एक छोटा सा बॉक्स निकला। उस बॉक्स के अंदर एक छोटी सी डिब्बी थी।
उसने उस डिब्बी को हाथ में लेकर खोला और उससे चुटकी भर सिंदूर लेकर अपनी मांग भर लिया। फिर उसने उस डिब्बी को वापस उसकी सही जगह पर रख दिया। उसने खुद को आईने में देखते हुए नम ही मन कहा, भले मैंने आपके नाम की सिंदूर अपने मांग में भरी है, पर इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने आपको अपना पति माना है। आपका और मेरा ना कभी कोई रिश्ता था और ना ही कभी कोई रिश्ता होगा। मैं बस यह नहीं चाहती कि मेरी वजह से एक माँ से उसका बेटा छीन जाए। इसीलिए मैंने अपनी मांग भरी है। खुद से इतना कहकर उसने अपना बैग लिया और अपने कमरे से बाहर निकल गई। देखते ही देखते और 2 दिन बीत गए। प्रेमलता जी ने जैसा मन में तय किया था, वो तो उसी दिन मन्नत के माता पिता से मिलने जाने वाली थी। लेकिन आर्य की चिंता में उनकी खुद की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी, जिस वजह से अक्षित जी ने उन्हें जाने से साफ मना कर दिया। उनके लिए तो प्रेमलता जी और उनकी तबीयत सबसे पहले है। प्रेमलता जी ने उस दिन हॉस्पिटल जाते समय ही अक्षित जी को आर्य और मन्नत के बारे में सब कुछ बता दिया था और यह भी बता दिया था कि अब वो हर हाल में मन्नत को ही अपने घर की बहू बनाएंगी। अक्षित जी को तो आर्य के बारे में जानकर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्हें तो ऐसा ही लग रहा था जैसे हमेशा की तरह इस बार भी आर्य का यह प्यार का बुखार बस कुछ दिनों के लिए ही है। लेकिन जब प्रेमलता जी ने उन्हें यह बताया कि आर्य को इस बार सच्चा प्यार हुआ है और वो अपने प्यार को लेकर बहुत सीरियस है, यहाँ तक कि इस बार आर्य खुद ही मन्नत से शादी करना चाहता है, तो अक्षित जी के आश्चर्य का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो इतना हैरान हो गए थे कि इस बात पर वो कैसे रिएक्ट करें उन्हें समझ में ही नहीं आया। क्योंकि आर्य ने अब तक जितनी भी लड़कियों को डेट किया है, उनके साथ मन्नत का दूर दूर तक कोई भी मैच नहीं है। कहाँ वो सब हाई सोसाइटी से बिलोंग करने वाली मॉडल्स, एक्ट्रेसेस, फेमस बिजनेस वुमेन, जिनकी चालढाल, रहन-सहन, लुक सब कुछ बहुत ही अलग है, और कहाँ मन्नत, एक प्यारी सी थोड़ी गोलमटोल सी लड़की, जिसका पहनावा बिल्कुल आम है, जिसका फैशन से और मेकअप से दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। एक साधारण परिवार की बहुत ही साधारण सी लड़की है मन्नत। ऐसी लड़की से आर्य को प्यार हुआ है, और वह भी सच्चा वाला। यह बात अक्षित जी के लिए हजम कर पाना थोड़ा सा मुश्किल तो हो ही रहा था। लेकिन वो इस बात से बहुत खुश भी थे, क्योंकि वो मन्नत से मिल चुके थे और उसकी सादगी और मासूमियत उनके दिल में भी घर कर चुका था। वो यह सोचकर खुश हो गए कि अगर आर्य की शादी मन्नत से होती है, तो उसे एक अच्छी और सही जीवन साथी मिलेगा। उधर हॉस्पिटल में आर्य की हालत भी अब पहले से कुछ बेहतर था, लेकिन अब वो कुछ खामोश सा हो गया। जब तक दवाई का असर रहता तब तक वो सोता रहता, पर जब दवाई का असर खत्म हो जाता तो वो कभी खिड़की से एकटक बाहर देखता रहता, नहीं तो सीलिंग को घूरता रहता। अभी सुबह का समय था। प्रेमलता जी इस वक्त अपने बेटे के पास थी। आर्य अपनी माँ के साथ नॉर्मली बिहेव करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे भी अपनी माँ की खराब तबीयत के बारे में पता चल गया था। आर्य चाहे जैसा भी हो, पर अपनी मम्मी पापा से बहुत प्यार करता था और उनके लिए अपनी जान भी दे सकता था। वो नहीं चाहता था कि उसके मम्मी पापा उसके लिए और ज्यादा परेशान हो, इसीलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर प्रेमलता जी थी तो आखिर एक माँ ही। भला वो अपने बेटे के दिल में छुपी दर्द को कैसे ना समझती। वो आर्य के चेहरे को ही देख रही थी। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे मन में कितनी उथल-पुथल मची हुई है। फिर भी तुम मेरे और अपने पापा के लिए नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहे हो। पर तुम चिंता मत करो, अब बहुत जल्द ही तुम्हारे मन को सुकून देने वाली को मैं हमेशा के लिए तुम्हारे जिंदगी में ले आऊंगी। प्रेमलता जी जब यह सब सोच रही थी तब उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी जिसे आर्य ने भी नोटिस कर लिया था। उसने अब प्रेमलता जी से पूछा, क्या हुआ मॉम, आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हैं? आर्य की बात सुनकर प्रेमलता जी को होश आया। उन्होंने अपने जज्बातों को संभालते हुए कहा, मुस्कुराने की वजह तो है। अपने बेटे को सही सलामत देखकर कौन सी माँ भला खुश नहीं होगी? तुझे नहीं पता, तेरे एक्सीडेंट के बारे में जानने के बाद हम दोनों की क्या हालत हो गई थी, और आज जब तुझे ठीक देख रही हूँ तो तू अंदाजा भी नहीं लगा सकता है कि मुझे किस हद तक सुकून मिला है। हाँ,
अभी भी तू पूरी तरह से ठीक नहीं है, पर अब इतनी तो तसल्ली है कि तेरी जिंदगी पर कोई खतरा नहीं है। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि मेरा बच्चा अब सही सलामत है। बाकी तो तू धीरे धीरे भी ठीक होगा तो भी चलेगा। प्रेमलता जी अपनी बात कहकर फिर एक बार मुस्कुराने लगी। आखिर उन्होंने जो कहा वह सच भी तो है। एक माँ के लिए अपने बच्चों को इस हालत में देखना खुद की मौत से भी बदतर होता है। आर्य भी इस बात को समझ रहा था, इसलिए अब उसने भी आगे उनसे और कुछ नहीं पूछा। प्रेमलता जी और अक्षित जी कुछ देर और आर्य के साथ बिताने के बाद हॉस्पिटल से घर के लिए निकल गए। इस वक्त लगभग शाम होने लगी थी। अपने मम्मी पापा के जाते ही आर्य के चेहरे की मुस्कुराहट भी गायब हो गई। उसने एकदम सीरियस होकर कहा, मुझे कुछ देर में ही एक नया फोन चाहिए और उसमें मुझे वह वीडियो भी भेज देना। आर्य ने यह बात एकदम गंभीर होकर कहा और नवीन को देखने लगा। नवीन ने भी आर्य के बात का विरोध नहीं किया और हाँ में अपना गर्दन हिला दिया। नवीन और प्रकाश इस वक्त आर्य के केबिन में ही थे। आर्य के कहने पर नवीन ने किसी को कॉल किया और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया। लगभग आधे घंटे के अंदर ही आर्य का एक बॉडीगार्ड एक पैकेट लाकर नवीन को दे दिया। पैकेट लेकर नवीन ने उसे वापस जाने का इशारा किया तो वो वहां से वापस चला गया। नवीन ने उस पैकेट का सामान निकाला तो वह एक लेटेस्ट मॉडल का मोबाइल था जिसे आर्य ने मंगवाया था। नवीन उस मोबाइल को सही से सेट किया और अपना फोन निकालकर उसमें से आर्य और मन्नत की शादी वाली वीडियो आर्य के मोबाइल पर भेज दिया। प्रकाश जो नवीन के बाजू में ही बैठा था, उसने जब वह वीडियो देखा तो उसे एक्सीडेंट वाली दिन की बातें याद आ गई। उसने मन ही मन कहा, अरे यह तो बॉस की शादी वाली वीडियो है। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, बॉस आपको पता है, मुझे लगता है कि मन्नत मैम भी आपसे प्यार करती है, वरना उस दिन वो वैसे नहीं रोती है ना नवीन। नवीन जो आर्य के फोन में ही कुछ सेटिंग कर रहा था, उसकी पकड़ फोन पर कस गई और उसका चेहरा कठोर हो गया। उसने खजाने वाली नजरों से प्रकाश को देखा और एकदम गंभीर लहजे में कहा, तुझे आज एक बार फैक्ट्री भी जाना था ना, तो तू अभी चला जा। यहाँ मैं हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। नवीन की बात पर प्रकाश कुछ कहने को हुआ कि तभी आर्य ने अपनी रौबदार आवाज में कहा, प्रकाश कहीं नहीं जाएगा नवीन। और प्रकाश तुमने अभी अभी क्या कहा? मन्नत मुझसे प्यार करती है। यह बात तुम्हें कैसे पता? और तुम किस दिन की बात कर रहे हो? वो क्यों रोई थी भला? आर्य के इतने सवाल सुनकर नवीन ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली और मन ही मन कहा, जिसका डर था वही हुआ। यह प्रकाश एक नंबर का गधा है, यह भी नहीं जानता है कि कब, क्या और कहाँ बोलना चाहिए। हमेशा गलत वक्त और गलत जगह पर ही अपना मुंह खोलेगा। बेवकूफ, गधा कहीं का। नवीन ने मन ही मन प्रकाश को कोसा, पर उसने अब आगे और कुछ नहीं कहा। दरअसल नवीन आर्य की एक्सीडेंट के लिए मन्नत को जिम्मेदार ठहराने लगा था। भले ही नवीन आर्य के माली काका का बेटा हो, पर आर्य ने हमेशा ही उसे और प्रकाश दोनों को ही भाई की तरह प्यार किया है। वो चाहे कैसा भी हो, लेकिन प्रेमलता जी ने उसे हमेशा ही दूसरों का सम्मान करना सिखाया है, फिर चाहे वो घर के नौकर ही क्यों न हो। इसलिए आर्य भी हमेशा सबका सम्मान करता था। इस वजह से ही नवीन भी आर्य को अपना भाई ही मानता था और उससे बहुत प्यार करता था। जब उसने आर्य को मन्नत के लिए दुखी होते देखा, उसके लिए तड़पते देखा, तो उसके दिल में मन्नत के लिए एक खटास पैदा हो गई। इसीलिए अब वो नहीं चाहता था कि मन्नत आर्य की जिंदगी में किसी भी तरह से शामिल हो। वो आर्य को मन्नत से दूर रखना चाहता था। पर नवीन शायद यह भूल गया था कि अब यह मुमकिन नहीं है। दूसरी ओर मन्नत के घर पर इस वक्त वेदांत जी और सुजाता जी दोनों ही अपने लिविंग रूम में आराम से बैठकर शाम की चाय का आनंद ले रहे थे और साथ ही किसी पेशेंट के केस को लेकर डिस्कस कर रहे थे। तभी सुजाता जी का मोबाइल रिंग करने लगा। उन्होंने जब कॉलर आईडी में कॉल करने वाले का नाम देखा तो वो थोड़ी सी हैरान हो गई। उन्होंने वेदांत जी को दिखाया तो उन्होंने आंखों से ही कॉल रिसीव करने का इशारा किया। सुजाता जी ने वेदांत जी के कहे अनुसार कॉल रिसीव कर लिया। सामने वाले ने जो कहा
वह सुनकर तो सुजाता जी की हैरानी और बढ़ गई और वो अपनी हैरान नजरों से वेदांत जी को ही देखने लगे।